हेलो माय फ्रेंड्स एम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स स्क्वाड। तो आज हम यहाँ पे थियोरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर एक थियरी स्टडी करने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन, वो भी कौन सी ग्राफिकल मेथड। तो इससे पहले हमने यहाँ पे एनालिटिकल मेथड के एक थियरी और 3 एग्जाम्पल किए थे। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से एक थियरी स्टडी करने वाले हैं और उसी की बेसिस के ऊपर 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो बैलेंसिंग का अपना ये थियरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन, यानी कि कोई एक ही प्लेन है जिसके ऊपर नंबर्स ऑफ मासेस रोटेट हो रहे हैं। ओके, सो मान लीजिए कि कोई एक शाफ्ट है ये, और ये कोई एक प्लेन है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल प्लेन, और ये एक शाफ्ट है, और उसी शाफ्ट के ऊपर कोई एक मास m1, m2, m3, m4 सभी एक ही प्लेन के ऊपर रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका बैलेंसिंग करना है, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम रोटेट होगा तो उसमें कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मास रोटेट होगा तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि डिस्टर्बिंग मास, जिसके डिस्टर्बिंग मास कहते हैं उसको। तो जब ये कोई मास अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर घूमेगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट, ये एक शाफ्ट है, ओके, तो उसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, शाफ्ट यहाँ पे बेंड होना शुरू कर देगा। क्या होना शुरू करेगा, बेंड। अब बेंड होगा तो क्या होगा, मशीन फेलियर होगा। ओके, तो जो भी यहाँ पे हम यहाँ पे बैलेंसिंग स्टडी करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोर्स बैलेंस करके ही हम करेंगे, यानी कि स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे। स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। हम यहाँ पे कपल की बात नहीं कर रहे हैं, कपल की बात आएंगी लेकिन अभी नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल फोर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल मास को ही यहाँ पे हमको बैलेंस करना है। मान लीजिए कि कोई एक शाफ्ट है और पर्टिकुलर रेडियस ऑफ रोटेशन मान लीजिए कि आर है, और यहाँ पे हम उसका मास है, तो वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। ओके, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो जब ये मास अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमेगा, रोटेट होगा, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करके कितना होगा वो, उसका वैल्यू है एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर एम इज अ मास, r is a radius of rotation, and omega is angular speed of the velocity of the shaft. ओके, तो मान लीजिए कि भाई ये फोर्स हमको बैलेंस करना है, ये इस मास को बैलेंस, तो कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल सा है। हम क्या करें, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक दूसरा मास अटैच कर देंगे, इसको कहेंगे बैलेंसिंग मास, और उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगी, आर बी। ओके, तो क्या होगा, ये होगा हमारा फोर्स एफ सी, और ये हो गया हमारा फोर्स एफ सी बी। तो मान देखिए उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो ये इसका नंबर इक्वेशन नंबर 1, और इसका नंबर, इसका जो वैल्यू होगा एम बी आर बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, या एफ सी इज इक्वल टू एफ सी पी। तो जो वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, व्हाई, बिकॉज सिंगल शाफ्ट, तो सब की स्पीड सेम ही रहेगी। तो एम आर इज इक्वल टू एम बी इंटू आर बी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस अनबैलेंस मास को हम बैलेंस करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन mr is equal to mb into rb। तो हमें ढूंढना क्या है, बैलेंसिंग मास। तो बैलेंसिंग मास इज इक्वल टू m into r अपॉन रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बैलेंसिंग मास ढूंढ सकेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए कि ये स्टैटिक बैलेंसिंग है, इसको स्टैटिक बैलेंसिंग कहते हैं। नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि सब पे फोर्स का समेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये स्टैटिक बैलेंसिंग है। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या कर, सिंगल मास को ही बैलेंस करेंगे, सिंगल मास को ही बैलेंस करेंगे, तो इसको कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, यानी कि वही प्लेन पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये एक प्लेन है और उसी प्लेन के ऑपोजिट
हम क्या करेंगे, एक मास ऐड कर रहे हैं mb। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि mb जितना m होगा, ये कभी भी मत सोचिएगा कि mb जितना होगा वैल्यू m का वैल्यू उतना ही होगा, नहीं, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट m इंटू आर इज इक्वल टू mb इंटू आरबी, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास। अभी तो हमने क्या किया, ये सिंगल मास, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन। अब जब नंबर ऑफ मासेस रोटेट होगा, सबकी लाइन ऑफ एक्शन को एक ही पॉइंट पे, यानी कि वो को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो क्या होगा, हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, यानी कि पूरा सिस्टम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे इसका, नंबर्स ऑफ रोटेटिंग मासेस इन द सेम प्लेन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा आपका आज का ये थियरी। सो कंसीडर नंबर ऑफ मासेस, कंसीडर नंबर ऑफ मासेस, टेक अ 4, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 नंबर, हम 4 मास कंसीडर करेंगे। सो मास m1, मास m2, मास m3 और मास m4, सबके मास हमने ले लिए m1, m2, m3, m4। देन उसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना होगा, r1, r2, r3 और r4। ओके, तो m1 की रेडियस ऑफ रोटेशन r1 है, m2 की r2, m3 की r3 और m4 की r4। अब फोर्स है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कुछ उसका एंगल होगा, तो मान लीजिए कि इसका एंगल होगा θ1, इसका एंगल होगा θ2, m3 का एंगल होगा θ3, m4 का होगा θ4। ओके, तो ये हमें डेटा में दिया होगा, मास, एंगल्स, रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज अ स्पेस डायग्राम। मान लीजिए कि m1 का एंगल θ1 यहाँ पे है, हमें सिर्फ एजम्पशन करना है यहाँ पे, तो ये होगा m1। ओके, और ये जो एंगल है तो वो कहां से ले रहा है, आप देखिए, with respect to OX, always we consider angle in anti-clockwise manner and with respect to OX, x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ही हम एंगल मेजर करेंगे। फिर यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मास m2, उसका एंगल होगा कितना, थीटा। मान लीजिए कि ये m3 है, उसका कितना एंगल होगा, θ3, और ये एंगल है m4, और उसका एंगल कितना होगा, आप यहाँ पे देखिए θ4। मैंने यहाँ पे एंगल देखिए विद रिस्पेक्ट टू OX के सरफेस के एक्सिस के साथ ही हमें इसका एंगल लेना है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ओके, तो इसको कहते हैं स्पेस डायग्राम। तो जब आप एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें डेटा में यही दिया होगा, m1, m2, m3, r4, r1 to r4 एंड एंगल θ1 to θ4। और जब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो दूसरा स्टेप, तो ये हमारा फर्स्ट डेटा, ये हमारा सेकंड स्टेप स्पेस डायग्राम। तीसरा होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। व्हाई ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ऑल द मासेस अटैच विद अ सिंगल शाफ्ट, सिंगल शाफ्ट के ऊपर है तो सबकी स्पीड सेम रहेगी, एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, इसके लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। इट मींस mr, this unit is kg into मीटर। सो m1 इंटू r1, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर m2 इंटू r2, m3 इंटू r3 एंड m4 इंटू r4, सबकी वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे सिर्फ हमें सिंपल यहाँ पे सिर्फ
कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करें, थर्ड स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ड्रॉ करना है वेक्टर डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल लेंगे हमें, तो यहाँ पे देखिए, नंबर 4 इज अ वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर से मालूम पड़ जाएगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, वो हमारा डायरेक्शन है। ओके, तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल समथिंग केजी इंटू मीटर। आप अपने हिसाब से स्केल लीजिए, सुटेबल स्केल लेना है हमें। ओके, कोई एमएम में लेगा, कोई सेंटीमीटर में लेगा, मीटर में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ही हमको यहाँ पे स्केल लेना है। मान लीजिए कि M1R1 10 है, M2R2 15 है, M3R3 20 है और M4R4 25 है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जो भी एंगल लेंगे, जो भी, सॉरी एंगल नहीं, जो भी स्केल लेंगे, उस स्केल को क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा M1 इंटू R1, जो वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल तौर पे आपको एक सिर्फ समझा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। M1R1 है 20, M2R2 है 20, M3R3 है 30 और M4R4 है 35। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 केजी इंटू मीटर, मैं वो ले लूंगा क्योंकि इजी रहेगा। सबको क्या करूंगा, अब सबको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो मुझे एक स्केल लेंथ मिल जाएगी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। मैं जिस, आप ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये है, मैं यहाँ पे इसीलिए पेंसिल से लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसलिए पेंसिल यहाँ लिख रहा हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर मेथड कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोई एक पॉइंट लेंगे। अब हमें क्या करना है, एंगल थीटा 1 मेजर करना है। जो भी एंगल होगा 45, 30, 70, कोई भी एंगल होगा, उस एंगल को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऐसे डैश लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। फिर उस एंगल के ऊपर हम यहाँ पे M1R1 इतना है 4 सेंटी, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको दर्शाएंगे थीटा 1, ये होगा वेक्टर ए बी विच इज रिप्रेजेंट M1 इंटू R1। ओके, फिर नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम पॉइंट बी वी हैव टू ड्रॉ a horizontal dash line and measure angle थीटा 2। वहां से क्या करें, थीटा 2 एंगल मेजर करेंगे और यहाँ पे हम एक स्केल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। Draw vector BC at an angle theta 2, which is represent M2 into R2. Okay. Now draw vector CD at an angle theta 3. तो अब हम क्या करें, again from point C we have to draw horizontal line और थीटा 3 एंगल मेजर करेंगे, या फिर हम रोलर स्केल से इसको इसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया, विच इज रिप्रेजेंट M3 इंटू R3। ओके, अब हम क्या करेंगे, थीटा 4 एंगल मेजर करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट डी वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मेजर थीटा 4। ओके, सो अगर आप ये एंगल भी मेजर कर लेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो आपके हिसाब से आपको एंगल मेजर करना है जो एंगल हमें दिया होगा। तो हम मान लीजिए कि हमें ये एंगल यहाँ पे हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7 सेंटीमीटर।
ये हमें मिल चुका है। ओके, तो ये होगा वेक्टर, ड्रॉ वेक्टर डी ई एट एन एंगल थीटा 4। आप यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये एंगल थीटा 3। So draw a vector D at an angle theta 4, which is represent M4 into R4. Now we have to join E, but as a dash line, and this vector is represent resultant force. Force, resultant force. क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स करेंगे, किसको कहेंगे? और एज पर लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स इज क्लोजिंग साइड एंड ऑपोजिट साइड। क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग ऑफ द पॉलीगॉन एंड आल्सो ऑपोजिट ऑफ द साइड, हम उसको ऑपोजिट साइड क्लोज करेंगे। और ये हमारा क्या होगा? उसका एंगल, इसको कहेंगे थीटा डैश। वो बाद में बोलूंगा क्यों थीटा डैश लिया। अभी हम यहाँ पे इस तरह से हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा, ये एग्जांपल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये वेक्टर ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं अभी इसकी लेंथ है 25 और 25 mm। तो कैसे हम, तो ये हम मान लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला, इसको कहेंगे हम R। ओके, हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ई ए इंटू स्केल। तो हमें मिल जाएगा कुछ भी, इसी तरह से हमें हमको R मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट R इज इक्वल टू resultant force is equal to balancing force. Okay, so R is equal to mb into rb। हमें ये मिल जाएगा। कैसे? जैसे हम ये मेजर करेंगे और उसका स्केल मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट की कुछ वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, तो वहां पे इसको यहाँ पे रखेंगे। रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास वो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? mb फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी कैन मेजर mb is equal to resultant force upon radius of balancing mass। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बैलेंसिंग मास की। ओके, और बैलेंसिंग मास का एंगल। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया? थीटा। तो ये क्या है थीटा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहेंगे हम इसको? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि थीटा डैश जो भी होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ सेम अगेन, डायरेक्शन ऑफ क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फोर्स। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा डैश। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने मेजर किया थीटा डैश, तो इस थीटा डैश को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ कलरिंग यूज करता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा थीटा डैश आया, ओके, और ये उसका जो एंगल है, ये कितना एंगल है? थीटा डैश। ओके, तो ये हो गया क्या? ये होगा हमारा रिजल्टेंट। लेकिन अभी रिजल्टेंट है तो उसका भी हमें बैलेंसिंग करना होगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? तो ये पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट है, यानी कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे कि हमें तो इसका सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो हमें उसके ऑपोजिट भी मास ऐड करना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लगेगा? उसका, इसकी ऑपोजिट साइड। तो इसको कहेंगे बैलेंसिंग फोर्स। तो ये हो गया
FCB बैलेंसिंग फोर्स, और उसका एंगल आप यहाँ पे देखिए थीटा, मैंने क्या लिखा 180 प्लस थीटा डैश, ये देखिए थीटा डैश और ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना है 180, सो 180 प्लस थीटा डैश, तो हमें बैलेंसिंग फोर्स का भी एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, एम बी इंटू थीटा। तो हमें एम बी इंटू थीटा ढूंढना है, ना कि हमें आर और थीटा ढूंढना है, हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स का मास और उसकी डायरेक्शन वो हमें ढूंढना है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, और ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करके थियरी प्रॉपर करके ही सॉल्व करेंगे, तभी जाके हम ये कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऊपर एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।